हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। पहले आप क्वेश्चन का आइडिया लेवल देखिए कहाँ तक कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है 6 to 8 के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे नई नियमावली के अनुसार। तो हम अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, किस बेस पे स्टार्ट करें। तो ये मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 जूनियर एडिट के लिए, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे अलग अलग सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, जिस भी सब्जेक्ट से कैंडिडेट बिलोंग करता है उस सब्जेक्ट से पेपर हुआ था। जैसे मैं साइंस से बिलोंग करती हूँ तो मैंने साइंस को चूज़ किया था, और मैंने सीटेड पेपर 2 भी जो है वो मेरा साइंस से ही क्लियर है, तो इसीलिए मैंने साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया था। लेकिन एक जो पेपर हम लोग को मिला था उसमें क्या था ना कि सारे मतलब सब्जेक्ट के पेपर इंक्लूड थे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साइंस का अगर पेपर दिए हैं तो हमको सिर्फ साइंस का ही पेपर मिला था। हमारे पास 5 सब्जेक्ट के पेपर हैं, जैसे साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, और सॉरी मैथ का नहीं था क्योंकि साइंस और मैथ इंक्लूडेड था। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में कल हमने जो है वो साइंस के क्वेश्चन किया था। आज हम कुछ क्वेश्चन एसएसटी के करेंगे। आप एसएसटी का भी लेवल देखिए, फिर हम डे बाय डे सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग इसी तरह से अकॉर्डिंग टू आयोग के आंसर की हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, और कहीं ना कहीं इससे आपको एक आइडिया मिले कि हमको किस बेस पे प्रिपरेशन करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात कि जो इस पेपर का लेवल रखा गया था, जो इस पेपर का लेवल सेट किया गया था, वो फॉर्म फिलअप करते टाइम उन्होंने ग्रेजुएशन बेस कहा था कि इसका जो है वो लेवल रहेगा। बट मैं एक क्लियर कर दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 10th क्लास के अंदर ही थे, और कुछ क्वेश्चन 12th से लिए गए थे, और ग्रेजुएशन का मुझे पता नहीं, लेकिन 10th क्लास के अंदर का सारा भी क्वेश्चन था। और लगभग 10% से 12% क्वेश्चन जो है वो 12th स्टैंडर्ड के भी पूछे गए थे। तो अगर आप 6 to 8 के लिए जा रहे हैं तो आपको 12th स्टैंडर्ड का पढ़ा होना चाहिए। अगर मिनिमम करना चाहते हैं तो 10th तक आप कंप्लीट करिए। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पेपर का मोड कैसा था, क्या पेपर आया था। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू जो है वो पूछा है, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा ही मतलब डिस्कशन हो पाता है और बातें हो पाती हैं और क्लियर हो पाता है कि हमारी बातें क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवाने आमिर कोहिक नामक विभाग की स्थापना की थी। तो जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन पे मैंने इसका क्वेश्चन पुटअप किया था, तो बहुत सारे बच्चों का सही जवाब था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने दीवाने आमिर कोहिक की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। तो मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाया था और कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू भी मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। तो 12वें में, 13वें में, 5वें में या 11वें में, तो अशोक ने जो है अपनी शिलालेखों में 8वीं जाति का उल्लेख जो है वो 13वें शिलालेख में किया था। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल अशोक से पूछा गया है, लेकिन अशोक में से ही किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, फिर और हम देख लेते हैं, लॉर्ड हार्डिंग पर बर्फ फेंकने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीडी सावरकर या रास बिहारी बोस। तो हमारा राइट आंसर है रास बिहारी बोस। इसको मैंने शॉर्ट के मीडियम से भी आपसे पूछा था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का पता है क्या है कि वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है, या उनको इन्फॉर्मेटिव लगती है कि नहीं लगती है। कमेंट सेक्शन में बहुत कम कमेंट रहते हैं। तो मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट ज़रूर करा करिए, उसी की रिकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। यानी किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस का उपहास किया था अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहने वाली कहकर। तो ऑप्शन रीड करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन ने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र सूंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो ऑप्शन 1 है अयोध्या का शिलालेख, ऑप्शन 2 है हाथी गुम्फा का शिलालेख, सारनाथ का शिलालेख या बेसनगर का शिलालेख। तो बहुत सारे
कैंडिडेट जो होंगे वो बेस नगर के शिलालेख में कंफ्यूज होंगे, बट हम यहाँ जो भी डिस्कशन करेंगे वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में अयोध्या का शिलालेख आंसर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों का उद्घाटित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा गौड़बहो, कुंवरलय माला, कुमार पाल चरित्र या रामचरित। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के बारे में विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामचरित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। थोड़ा वीडियो जो है, ये स्क्रीन जो मैंने लिया है क्वेश्चन का, तो वो थोड़ा सा ब्राइट है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मैं बोल भी रही हूँ इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसने सुतका गेंडोर नामक हड़प्पा कालीन पुरास्थल की खोज की थी? ऑप्शन 1 है हमारा ऑरल स्टीन, ऑप्शन 2 है हमारा NG मजुमदार, ऑप्शन सी है हमारा MR मुगल, ऑप्शन 4 है हमारा JM कैसल। तो इनमें से किसने किया था? नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो सुतका गेंडोर नामक हड़प्पा कालीन पुरास्थल है उसकी जो खोज है वो ऑरल स्टीन ने किया था, जबकि हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो का अलग अलग व्यक्तियों ने, राखिल दास बनर्जी ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, खेराडीह नामक पुरास्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे स्थित है? तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए, कुछ खेराडीह नामक पुरास्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये आयोग के द्वारा राइट आंसर है। जो बच्चे SST के होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन या इंटर में उनका यही सब्जेक्ट रहा होगा, उसको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। चलिए, अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तंशुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था? अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तंशुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी में ले आया था? तो 8वें शासकीय वर्ष में, 11वें शासकीय वर्ष में, 4थे शासकीय वर्ष में या 5वें शासकीय वर्ष में? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, 4थे शासकीय वर्ष में। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का भी लेख उत्तीर्ण है? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा है जहांगीर, ऑप्शन 2 है हमारा औरंगजेब, ऑप्शन 3 है अकबर, ऑप्शन 4 है हमारा शाहजहां। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर अधोलिखित जहांगीर का भी लेख उत्तीर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है पूछा है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी बेसिक से आंसर भी रॉन्ग हो जाते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा दहन प्रचालक, जिसको हम बर्निंग मटेरियल कहते हैं, तेल शोधक यानी ऑयल रिफाइनिंग, पवन चक्की या ताप विद्युतीय ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पवन चक्की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा, डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु का मैंगलोर, गुजरात का कांडला, महाराष्ट्र का पारादीप या कर्नाटक का तूतीकोरिन। तो गुजरात का कांडला यहाँ पे सुमेलित है, बाकी और जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।